नमस्कार दोस्तों, क्या एक डिनर टेबल पर दुनिया का सबसे भयानक युद्ध बिना किसी शोर के रुक सकता है? सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन 17 जून 2026 को फ्रांस के वारसाय पैलेस में यही हुआ। G7 शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन डिनर कर रहे थे। अचानक मेज से खाने की प्लेटें हटा दी जाती हैं और टेबल पर रख दिए जाते हैं फारसी भाषा में लिखे कुछ गुप्त दस्तावेज। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दौड़कर उन पेपर्स को चेक करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप बिना समय गंवाए उन दस्तावेज पर दस्तखत कर देते हैं। इस गुप्त दस्तावेज का नाम था इस्लामाबाद समझौता, इस्लामाबाद MOU। लेकिन दोस्तों, इस डील की असली कहानी क्या है? अमेरिका जो ईरान को पूरी तरह मिटाना चाहता था, वो अचानक किस कीमत पर झुका और क्यों? और इस पूरे खेल में चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान का क्या रोल रहा है? आइए आज इस वीडियो में बारीकी से जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज सबसे पहले हम यह समझना होगा कि युद्ध शुरू कैसे हुआ। यह युद्ध शुरू हुआ जून 2025 में, जब इजराइल ने ईरान पर एक सीक्रेट अटैक किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले में ईरान के 10 शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को उनके घरों के अंदर ही मार दिया गया। इसके तुरंत बाद 22 जून 2025 को अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। अमेरिका ने पहाड़ों के नीचे ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर 30,000 पाउंड वजनी 14 बंकर बस्टर बम गिरा दिए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया, लेकिन ईरान झुका नहीं। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए। ईरानी मुद्रा रियाल मिट्टी में मिल गई। वहाँ दंगे भड़क उठे और ईरानी सरकार ने हजारों प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर आया 28 फरवरी 2026, वो ऐतिहासिक दिन जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शुरू किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। दोस्तों, इस हमले का लक्ष्य क्या था? सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयानुल्लाह खामनेई। हमले की पहली ही लहर में खामनेई और उनके शीर्ष कमांडरों की मौत हो गई। ईरान का कमांड और कंट्रोल पूरी तरह से पंगु हो गया था। लेकिन दोस्तों, संकट के इस दौर में 8 मार्च 2026 को खामनेई के 56 वर्षीय बेटे मोज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, उसके 85% मिसाइल ठिकानों को नष्ट कर दिया, तो अमेरिका अचानक बातचीत की मेज़ पर क्यों आ गया? क्योंकि ईरान का जवाबी हमला अमेरिका के उम्मीदों से काफ़ी ज़्यादा घातक है। ईरान के IRGC ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस 4। उन्होंने कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलों की बारिश कर दी। अमेरिकी कांग्रेस यानी कि वहाँ की संसद की 13 मई 2026 की सीक्रेट रिपोर्ट IN 12692 के अनुसार इस युद्ध में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, अमेरिका के टॉप ब्यूटीफुल 24 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए, जिसमें प्रति ड्रोन की कीमत $30 मिलियन थी। 7 दिग्गज KC-135 ईंधन भरने वाले विमान नष्ट हो गए। 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट तबाह हो गए। और सबसे बड़ा झटका, ईरान की ज़मीनी गोलाबारी में अमेरिका के सबसे एडवांस F-15A लाइटनिंग स्टील्थ फाइटर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, यह सब केवल 38 दिनों के भीतर हुआ और इसमें अमेरिका का $29 बिलियन का बजट पानी में बह गया। डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि यह युद्ध एक दलदल बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध का सबसे बड़ा ड्रामा फारस की खाड़ी से हजारों मील दूर भारत के पड़ोस में हिंद महासागर में भी देखने को मिला। दोस्तों, दिन था 4 मार्च 2026, समय सुबह के ठीक 5:08। श्रीलंका के गाल तट से केवल 19 समुद्री मील दूर ईरानी नौसेना का एक युद्धपोत IRS देना तैर रहा था। यह जहाज कोई हमला करने नहीं आया था, बल्कि इंडिया के विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 से शांतिपूर्वक अपने घर लौट रहा था। दोस्तों, तभी समुद्र की गहराइयों में छिपी अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी USS चार्लोट ने एक MK-48 हैवीवेट टॉर्पेडो दागा। विस्फोट इतना भयानक था कि 1500 टन का यह विशाल युद्धपोत हवा में उछल गया और बीच में टूटकर समुद्र में समा गया। दोस्तों,
इस घटना में 180 नाविकों में से केवल 32 को बचाया जा सका, जबकि 87 नाविकों के शव मिले और बाकी हमेशा के लिए लापता हो गए। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार था जब अमेरिकी नौसेना ने टॉर्पेडो से किसी दुश्मन देश के युद्धपोत को डुबाया हो। यह घटना ने साबित कर दिया कि यह युद्ध बेकाबू हो चुका है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ईरान अकेला अमेरिका से कैसे लड़ रहा था। इसका जवाब है रूस और चीन की अदृश्य जोड़ी। दोस्तों, रूस ने सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने अपनी एडवांस सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी युद्धपोतों की सटीक लोकेशन ईरान के साथ साझा की। उसी खुफिया डेटा के दम पर ईरान ने अमेरिकी सेना को निशाना बनाया। दोस्तों, इस युद्ध के कारण तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल पहुंच गईं। रूस, जो खुद प्रतिबंध झेल रहा था, अब वह रोज़ तेल बेचकर $760 मिलियन कमाने लगा। और चीन ने क्या किया? चीन ने अमेरिका के प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ईरान का कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और भुगतान अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीन के युआन में किया। दोस्तों, चीनी कंपनियों ने ईरान को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक चिप्स नेविगेशन सिस्टम दिए, जिससे ईरान ने अपने तबाह हो चुके मिसाइल पैड को तुरंत ठीक किया। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध की सबसे बड़ी आर्थिक चोट जिस देश को लगी वो था भारत। भारत ने इस युद्ध से तटस्थ रहने की या दूर रहने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया तो भारत की लाइफलाइन कट गई। भारत के 50% कच्चे तेल और 90% रसोई गैस यानी कि एलपीजी का आयात इसी रास्ते से होता है। नतीजा, भारत में एलपीजी गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत हो गई। हालात इतने बिगड़ने लगे कि सरकार को होटलों और ढाबों को अस्थायी तौर पर लकड़ी और बायोगैस का इस्तेमाल करने की मंजूरी देनी पड़ी। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को मूडीज ने घटाकर सीधे 6% कर दिया। इसके अलावा भारत के सपनों का प्रोजेक्ट चाबहार बंदरगाह, जिसमें भारत ने $120 मिलियन निवेश किए थे, उस पर अमेरिकी छूट समाप्त हो गई। बजट में चाबहार के लिए शून्य फंड, कोई फंड ही नहीं एलोकेट किया गया। दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे पड़ोस में हमारे अतिथि युद्धपोत को डुबो दिया गया, हमारा चाबहार प्रोजेक्ट ठप हो गया, लेकिन सरकार चुप है। ऐसा क्यों? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब एक नज़र इस समझौते पर डालते हैं कि फिर इस इस्लामाबाद समझौते में क्या हुआ। आइए सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। दोस्तों, ईरान को क्या मिला? अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा दी। ईरान को तेल बेचने के लिए तुरंत अनुमति मिल गई, जिससे उसे सालाना लगभग 46 से 50 बिलियन का राजस्व मिलेगा। ईरान ने पुनर्निर्माण के लिए 300 बिलियन का एक प्राइवेट फंड विकसित करने का दावा किया गया है, पर अभी मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों, विदेशों में फ्रीज की गई उसकी कुल 25 बिलियन की संपत्ति चरणबद्ध तरीके से उसको वापस की जाएगी। लेकिन इसके बदले में दोस्तों ईरान ने क्या दिया? ईरान ने केवल यह वादा किया है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अपने परमाणु ईंधन का ऑन साइट डाउन ब्लेंडिंग यानी कि प्योरिटी कम करेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा लूप होल है। डाउन ब्लेंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बहुत आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। अगर कल को यह डील टूटी तो ईरान कुछ ही हफ्तों में फिर से न्यूक्लियर बम बनाने के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। इन्हीं कमियों के कारण इजराइल इस समझौते से बेहद नाराज़ है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हम इस समझौते को नहीं मानते। इजराइल अपनी रक्षा के लिए अकेला लड़ने को तैयार है। इजराइल को डर है कि इस समझौते से ईरान को पैसा मिलेगा, उसका उपयोग वह हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों को फिर से खड़ा करने में करेगा। दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह ने इस समझौते का स्वागत किया। हमास और यमन के हूतियों ने इसे प्रतिरोध के एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस की एक ऐतिहासिक जीत बताया है। उनका मानना है कि उनकी मिसाइलों ने महाशक्ति अमेरिका को बातचीत की टेबल पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, अंत में इस पूरे ड्रामे में दो सबसे कूटनीतिक पहलू। पहला, पाकिस्तान अप्रत्याशित जीत। पाकिस्तान की ऐसी जीत है जो उसे ग्लोबल लेवल पर एक उसकी छवि निखारती है। जो पाकिस्तान आर्थिक तबाही के कगार पर खड़ा था, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक ऐसा ऐतिहासिक समझौते की मध्यस्थता की है जो दुनिया में चर्चा में बना हुआ है। आज पाकिस्तान को इस कूटनीतिक शांति का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है दोस्तों, और इसमें पाकिस्तान गारंटर भी बना हुआ है। दूसरा, यूरोपीय संघ EU की लाचारी। यूरोप इस पूरे खेल में केवल एक मूक दर्शक बनकर रह गया है। ईरान ने यूरोप को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अब यूरोप इस युद्ध के कारण पैदा हुई शरणार्थी संकट और मंदी की मार झेल रहा है।
तो दोस्तों, क्या यह इस्लामाबाद समझौता पश्चिम एशिया में स्थायी शांति ला पाएगा? क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।